ये आपके विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट्स हो गई। अब लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। CCE में दो पद हैं, दोनों पदों को हम समझेंगे, सब कुछ समझ आएंगे। एक पद कौन सा है? सतत, और दूसरा पद कौन सा है? व्यापक। एक एक करके हम दोनों पदों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पद है सतत। सतत का मतलब क्या है? मैं अब किताब बंद कर दो, बंद कर दो, सामने ध्यान दो, आपसे ही पूछूंगा मैं, प्रश्न अब पूछना शुरू हो रहे। तो बताओ सतत पक्ष का मतलब क्या है आपके सामने? मान लो यही प्रश्न आ जाए। प्रश्न यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस, रुको, ऑप्शंस ए निरंतर, ऑप्शन बी आवधिक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। अब मैं पूछूंगा फिर बताना। ए के पक्ष में कितने हैं? लंबे हाथ खड़े करो, ठीक है, आधी क्लास है। बी के पक्ष में कुछ, सी के पक्ष में ठीक ठाक संख्या, सर्वाधिक है। डी के पक्ष में कोई नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? ए व बी दोनों। ये प्रश्न अभी आपके रीट में पूछा, लेकिन उसने मजेदार तरीके से नहीं पूछा। उसने पूछा सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंदर सतत से क्या तात्पर्य है? उसने दे दिया सतत, आवधिक, और एक ऑप्शन उन्होंने और दिया था, ऑप्शन याद नहीं, और फिर बोल दिया उपरोक्त सभी। तो बच्चा उपरोक्त सभी कर देता है जनरली, इसके अंदर दिक्कत होती है। ऐसा प्रश्न बनाए तो दिक्कत होती है। जैसे वो आया था अपना उपचार, निदान, उसके अंदर वो ए व बी दोनों करने का प्रयास करेगा, जबकि वहां आंसर क्या था? उपचार। यहां बच्चा केवल निरंतर करने का प्रयास करेगा, आंसर क्या है? ए व बी दोनों। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। सतत का मतलब क्या है? समझो अब इस बात को। सतत का तात्पर्य है दो चीजें इसमें, एक निरंतर और दूसरी आवधिक। कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिक। कैसे? कहने का मतलब बच्चे का लगातार, देसी भाषा में कहें तो, तथा बार बार मूल्यांकन होना चाहिए। पूरे वर्ष भर विद्यार्थी का लगातार तथा बार बार मूल्यांकन होना चाहिए। लगातार कैसे? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान रोज कोई ना कोई, जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, हाथ खड़े करवा लिए, ये आपका सतत मूल्यांकन है, जिसके अंदर निरंतरता है। रोज आपसे शिक्षक आता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे बात करता है, आपसे हमें पता चलता है कि कितना सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो। तो कंटिन्यूअस बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, जिसके अंदर बच्चा जब कक्षा में आए, बच्चे को जब कक्षा में स्थापित किया जाए, उस क्लास के अंदर बच्चे को एनरोल करवाया जाए, उस समय उसका मूल्यांकन शुरू हो जाना चाहिए। और उस समय उसका मूल्यांकन कौन सा होगा? अरे कौन सा होगा? आधार रेखा मूल्यांकन, याद है क्या? स्थापन मूल्यांकन, नियोजन मूल्यांकन। तो बच्चा जब शिक्षण कार्य प्रारंभ करे, उससे पहले ही उसका सबसे पहले कौन सा मूल्यांकन हो जाना चाहिए? नियोजन, स्थापन मूल्यांकन। उसके बाद में पूरे वर्ष भर जब बच्चे का शिक्षण चल रहा है, तो कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन। तो स्थापन तथा रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा पूरे वर्ष भर बच्चे का कौन सा? लगातार मूल्यांकन होता रहना चाहिए। क्लियर है? लेकिन बीच बीच में इकाई समाप्त हो गई, सत्र समाप्त हो गया, पाठ्यक्रम समाप्त हो गया, एक निश्चित अवधि के पश्चात बच्चे का कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए? आवधिक मूल्यांकन भी होना चाहिए, ताकि हमें यह पता चले कि निश्चित पाठ की समाप्ति के पश्चात बच्चे ने कितना अधिगम किया है। तो यहां पे बच्चे का एक निश्चित समय के बाद कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना इस बात को? और यदि इसके दौरान या इसके पश्चात
शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या योगात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात हमें पता चल रहा है कि बच्चा अधिगम सही से नहीं कर रहा है, तो सही से अधिगम यदि नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम जानेंगे कि अधिगम सही से क्यों नहीं कर रहा है। तो अधिगम की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए कौन सा मूल्यांकन करेंगे? निदानात्मक मूल्यांकन करेंगे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब सतत मूल्यांकन के अंदर पूरे वर्ष भर बच्चे का लगातार, जिसमें स्थापन और रचनात्मक मूल्यांकन सम्मिलित हो तथा बार बार जिसके अंदर योगात्मक मूल्यांकन सम्मिलित हो करते रहना चाहिए। यदि हमें पता चल रहा है कि बच्चे के अधिगम में कठिनाई आ रही है तो उसका निदानात्मक मूल्यांकन भी करना चाहिए। सभी मूल्यांकन इसमें सम्मिलित होंगे जो पूरे वर्ष भर चलेंगे। यह मूल्यांकन का कौन सा पहलू हुआ? सतत। समझ गए यहां तक? ठीक है, दूसरे की बात करते हैं अब हम। व्यापक। व्यापक में दो पक्षों की बात कही है इन्होंने। एक ये कह रहे हैं कि व्यापक मूल्यांकन किस पक्ष का होना चाहिए? शैक्षिक पक्ष का। शैक्षिक पक्ष के मूल्यांकन होने के साथ साथ किसका मूल्यांकन होना चाहिए? सह शैक्षिक पक्ष का। यानी कि बच्चे के किसी एक पक्ष का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रखना शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन भी व्यापक होना चाहिए। ध्यान दो सामने, अभी मैं आप ही से पूछूंगा। शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए? अपने आप में व्यापक होना चाहिए। इसका भी व्यापक मूल्यांकन हो, यह कैसे होगा बताओ देंगे? कोई बताएगा? एक और कोई? पूरी कक्षा में एक ही है? अरे इतने दिनों से मैं आपसे कर रहा हूं कि विचार करो, विचार आ ही नहीं रहे क्या? और कोई पीछे? हाँ बताओ देंगे। यहां हाथ खड़ा किया था। यस, हाँ बताओ। क्या चीज? व्यवहार के तीनों पक्ष? नहीं, मैं शैक्षिक पक्ष की बात कर रहा हूं। उसमें व्यवहार के तीनों पक्ष नहीं आएंगे। उसके लिए ये है ना, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष के लिए। अब बता दो, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होना चाहिए। व्यापक कैसे होना चाहिए भाई? भाई शैक्षिक का मतलब आपका जो प्रश्न पत्र बन रहा है, पेपर बन रहा है, उसके अंदर आपके सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। वो कौन से हैं सभी पक्ष? ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 भाग हैं। तो बोलो ना सीधा, इस बात का मूल्यांकन हो कि ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, अवबोध की हुई कि नहीं हुई, ज्ञानोपयोग की हुई कि नहीं हुई, विश्लेषण। यदि मैंने एक ही प्रकार के प्रश्न दे दिए, इसकी विशेषता लिखो, परिभाषा लिखो, विशेषता लिखो, परिभाषा लिखो, तो आपका क्या मूल्यांकन होगा? केवल ज्ञान का, है ना? क्या अवबोध का हो जाएगा? नहीं। तो मुझे वर्गीकरण वाला प्रश्न भी देना पड़ेगा, मुझे उदाहरण वाला भी प्रश्न देना पड़ेगा, मुझे अंतर वाला प्रश्न भी देना पड़ेगा, मुझे आपसे कोई ना कोई दिए हुए आंकड़ों के द्वारा कोई चीज का निर्माण भी करवाना पड़ेगा ना, या फिर आपसे कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करवाना होगा। तब जाके आपके ज्ञानात्मक पक्ष के सभी 6 भागों का मूल्यांकन करने में हम सक्षम होंगे। तो शैक्षिक पक्ष के मूल्यांकन का मतलब क्या कह रहा है? ये ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नाम ऐसे लिख रखा है, मूल्यांकन और सृजन करना। ये एनसीईआरटी को फॉलो करता है, सीसी मैनुअल है ये। इन्होंने ऐसे ही 6 नाम दिए हैं। तो याद करना यानी कि ज्ञान पक्ष, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन करना, इनसे संबंधित बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन भी व्यापक होना चाहिए। ओके, दूसरी बात कर रहे हैं, सहशैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन हो। सहशैक्षिक पक्ष के अंदर 2 बातें कर रहे हैं ये। नंबर 1, बच्चे की दृश्य व प्रदर्शन कला का मूल्यांकन हो।
अभिवृत्ति व मूल्य, कार्य शिक्षा तथा जीवन कौशल। यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना, याद कर लेना, याद बड़ा मुश्किल से होता है। इन चार पक्षों की बात सीसीई मैनुअल बोलता है आपका, कि सहशैक्षिक पक्ष में जो चार पक्ष है कौन कौन से हैं? सबसे पहला दृश्य तथा प्रदर्शन कला। इसका मतलब क्या है? दृश्य कला और प्रदर्शन कला क्या है? दृश्य कला क्या है बताओ, देखें कोई। दृश्य कला, प्रदर्शन कला। अरे ये जो पेंटिंग्स वगैरह होती है ये क्या है? दृश्य कला। डांस वगैरह जो है वो क्या है? प्रदर्शन कला। तो बच्चे की ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, पेंटिंग्स कर रहा है, वो चित्र बना रहा है, वो डांस कर रहा है, वो खेल खेल रहा है, वो अलग अलग गतिविधियां कर रहा है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि कौन कौन सी कला का? दृश्य तथा प्रदर्शन कला का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए हमें किसका मूल्यांकन करना पड़ेगा? अभिवृत्ति तथा मूल्य। याद कर रहे हो? भावात्मक पक्ष के 5 तत्व थे, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य। तो इन्होंने क्या बात कही है? बच्चे का एटीट्यूड किस सेक्टर में है, बच्चे के अंदर वैल्यूज है कि नहीं है उस सेक्टर के, इसका मूल्यांकन हमें करना है। इसके साथ साथ बच्चा कार्य जो है वो कितना अच्छे तरीके से कर पा रहा है, कोई उसकी कार्य शिक्षा, कार्य संस्कृति का मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन इस बात का करना है कि बच्चा जीवन को किस प्रकार से जी रहा है, उसके जीवन कौशल का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के 4 पक्ष बताए थे सहशैक्षिक में, कौन कौन से हैं? सबसे पहला बताओ देखें, दृश्य तथा प्रदर्शन कला। दूसरा क्या है? अभिवृत्ति तथा मूल्य। तीसरा क्या है? कार्य शिक्षा। चौथा क्या है? जीवन कौशल। याद कर लेना, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। प्रश्न ऐसे पूछा था कि सीसीई में सहशैक्षिक पक्ष से संबंधित मूल्यांकन, सहशैक्षिक पक्ष में किसका मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन में आपके थे 1 नंबर पर दृश्य प्रदर्शन कला, 2, 3, 4, नीचे कूट लिखे हुए थे, केवल 1 वे 2, 1 2 3, 1 2 3 4। ऐसा एक बड़ा मजेदार सा प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, एसएसटी में पूछा गया था, आपके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन में ध्यान रखना, शैक्षिक पक्ष के साथ साथ किस पक्ष का मूल्यांकन करना है? सहशैक्षिक पक्ष में। शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन भी व्यापक करना है, उसके लिए हमें ज्ञानात्मक पक्ष के सभी 6 भागों का मूल्यांकन करना होगा। और सहशैक्षिक पक्ष का व्यापक मूल्यांकन करते समय 4 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सा? दृश्य व प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति व मूल्य, कार्य शिक्षा तथा जीवन कौशल। ओके, चलिए अब देखो इसकी विशेषताएं और इसके उद्देश्य और इसके महत्व, वो सब आपको पता है। विशेषता क्या है? ये सतत होता है। दूसरी क्या है? निरंतर होता है, व्यापक होता है, सभी पक्षों का होता है, यही तो है ना। इसके द्वारा शिक्षण विधियों में सुधार होता है, पाठ्यक्रम में सुधार होता है। वही चीजें जो हमने मूल्यांकन में पढ़ी थी, ऑलमोस्ट वही है, पढ़ लोगे। वही ऑब्जेक्टिव्स है, पढ़ लोगे। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में और भारत में सीबीएसई वगैरह में इसका विकास किस प्रकार से हुआ था। तो सीसीई का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा था? सबसे पहले बताओ, सीसीई को लागू करने की बात किसने कही थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद में 2 प्रकार की, एक समीक्षा बैठक हुई थी और एक कार्यबल बैठक हुई थी। उन दोनों में 91-92 में 2 बैठकें हुई थी, उनमें सीसीई को लागू करने की बात कही थी। फिर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? एनसीएफ 2005 ने। लेकिन एनसीएफ 2005 ने सीसी किस प्रकार का लागू करने की बात कहा है? लचीली तथा अपनाई जाने योग्य। और उसके बाद में आई गई थी आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आरटीई 2009 में 2 बातें कही हुई है, एक सेक्शन 29 और एक सेक्शन 24। 29 में यह कहा है कि हमें सतत और व्यापक प्रक्रिया वाली मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए। तो सीधे सीधे रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आरटी के कौन से सेक्शन में कही गई है? 29, 2 और 9। समझ गए? 24 के अंदर शिक्षकों के लिए दायित्व बताया गया है, शिक्षकों का कर्तव्य बताया गया है कि प्रत्येक शिक्षक जो है, इसको ध्यान से समझना, इसके आधार पर आप आगे की चीजें समझ पाओगे। इसमें यह कहा है कि एक शिक्षक जो होगा वो शिक्षक प्रत्येक बच्चे की
प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर को जानेगा, अधिगम स्तर तथा सीखने की गति को दर्ज करेगा। ठीक है, एक शिक्षक का दायित्व है ये। जैसे क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं, उनमें से ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो धीमी गति से सीख रहे हैं, तो शिक्षक को पता होना चाहिए कि कौन से 5 बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं, कौन से 5 बच्चे, बहुत से इधर देखने लग गए, ये नहीं सीख रहे हैं, ये बहुत तेज सीख रहे हैं, कौन से 5 बच्चे तेज गति से सीख रहे हैं, कौन से बच्चे मीडियम गति से सीख रहे हैं। उनकी सीखने की गति के बारे में प्रत्येक शिक्षक को पता होना चाहिए। पता होने से काम नहीं चलेगा, उसको दर्ज करेगा। वो दर्ज करने के बाद में वो क्या करेगा, उनको पढ़ाने की, अधिगम करवाने की योजना तैयार करेगा। और योजना तैयार करने के लिए एक उपकरण काम में आया है बाद में, अभी सीसी जिनमें भी लागू है उसके अंदर ये चलता है, अध्यापक योजना डायरी। आगे पढ़ेंगे हम। अध्यापक योजना डायरी के अंतर्गत इन बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ाने की योजना तैयार करेगा, क्योंकि उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बच्चे को ए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग दे। ए न्यूनतम जितना ज्ञान उस बच्चे को उस कक्षा के लिए होना चाहिए, एटलीस्ट उन धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को उतना ज्ञान तो दे। समझ रहे हैं, ताकि उनको आगामी कक्षाओं में दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार के शिक्षण की बात की गई है। इस प्रकार के शिक्षण के लिए हमें यह पता करने के लिए कि कौन सा बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, कौन सा बच्चा तेज गति से सीख रहा है, पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे का क्या करना पड़ेगा, निरंतर मूल्यांकन, आवधिक मूल्यांकन। समझ रहे हैं, ये सेक्शन 24 में अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया गया है कि शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर व सतत मूल्यांकन करते हुए इस बात को दर्ज करना है कि कौन सा बच्चा किस गति से सीख रहा है। उसके आधार पर अध्यापक योजना डायरी के माध्यम से शिक्षण की योजना तैयार करनी है। ठीक है, अब इतनी जब बात हो गई तो सभी ने कहा चलो ठीक है, सभी कह रहे हैं हम लागू कर देते हैं। तो सबसे पहले सीबीएसई में सीसी को लागू करने की बात कही गई। सीबीएसई में सीसी कब लागू किया गया, कैसे किया गया? प्राथमिक कक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। प्राथमिक कक्षा का मतलब क्या है? क्लास 01 से 5 तक वर्ष 2004-05 में सीसी को लागू कर दिया गया था। उसके बाद में उच्च प्राथमिक का मतलब क्लास 6 से 8 में वर्ष 2006-07 में सीसी को लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर माध्यमिक स्तर पर 2 चरणों में हुआ है। हालांकि हुआ तो सभी में ऐसे ही है, बताऊंगा कैसे है, इसका कारण क्या है। माध्यमिक स्तर पर लागू करने की यदि बात आपसे करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2009-10। लेकिन यदि आपसे कहें कि क्लास 9th में, माध्यमिक का मतलब 9 से शुरू होता है, तो 9th में तो कब करेंगे? 2009-10। एक बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है कक्षा 10 में सीसी को सीबीएसई में कब लागू किया गया था, तो आंसर क्या होगा? 2010-11। 9th में 9-10 था, 10th में 10-11 है। अब देखो समझना, माध्यमिक प्राथमिक कक्षाओं में 1 से लेके 5, अंत में क्या है? 5, 2000 अंत में क्या है? 5, 4, 5। क्लास 6 से 8 शुरुआत में क्या है? 6, तो 2006-07। कक्षा 9 में 2009-10, कक्षा 10 में 2010-11। याद तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो इसको ऐसा क्यों है। आपका जब भी कोई पाठ्यक्रम वगैरह चेंज होता है, आप भी पढ़ते हैं, आपके दौरान भी हुआ होगा, तो सिलेबस क्या ऐसा होता है कि क्लास 6, 7, 8 में एक साथ चेंज हो गया? ऐसा नहीं होता ना। क्लास 9 और 10 में एक साथ चेंज हो गया। हमेशा क्या होगा, कभी भी देखना आप, जैसे अभी आप 6 से 8 की साइंस की बुक्स पढ़ते होंगे, क्लास 6 में जो टॉपिक है वो 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, एक क्रमिक है। 6, 7, 8 तीनों का एक एकीकृत सिलेबस होता है। उन तीनों में पूरे साइंस के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डाला गया होता है कि तीनों में क्रमिक रूप से बच्चा
विज्ञान को पूरा पढ़े। जैसे ही आप क्लास 9 में आओगे 6, 7, 8 वाला रिपीट होगा। 9 और 10 का पाठ्यक्रम अलग से चलेगा, वो 6, 7, 8 का अगला भाग नहीं है, ये ध्यान देना। देखना कभी भी पाठ्यक्रम, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वो क्लास 6 में दे रखी है, क्लास 9 में भी होगी, लेकिन 7 और 8 में नहीं होगी किसी सूरत में। 6, 7, 8 पाठ्यक्रम का एक एकीकरण होता है, फिर क्लास 9 और 10 माध्यमिक स्तर का एकीकरण होता है। तो 6, 7, 8 में जब आप क्लास 6 में पुराने पाठ्यक्रम में होंगे तो क्लास 7 उसका अगला रूप होना चाहिए, यानी कि वो पाठ्यक्रम भी पुराना ही होना चाहिए। यदि आप क्लास 7 में आ गए तो अचानक आपका 7 का पाठ्यक्रम चेंज नहीं कर सकते, उससे वो एकीकरण भंग हो जाएगा। ऐसे ही मूल्यांकन में है, जब आपका मूल्यांकन किया जा रहा था, क्लास 6 में मूल्यांकन जब पुराने तरीके से कर रहे थे, ये इनका मानना था उस समय, तो क्लास 7 में आते ही अचानक आपको नई परिस्थितियां देंगे, शिक्षक को भी उस प्रकार की नई परिस्थितियां देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्लास 6 में 2006-07, क्लास 7 में 2007-08, क्लास 8 में 2008-09, क्लास 9 में 2009-10 और क्लास 10 में 2010-11 क्रमिक रूप से सीसीई को लागू किया गया था। ये जब प्रश्न पूछा गया था तब तक इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। प्रश्न पूछने के बाद जब रिसर्च हमने की तो पता चला, एक सर्कुलर था पुराना, उसमें पता चला वाकई में 2010-11 ही है, वर्ष 10वीं क्लास के लिए 2010-11 ही आंसर था। उसको सभी ने कहा कि ये पता नहीं क्यों गलत मान लिया, गलत था, जबकि ये हकीकत है 10वीं क्लास का पूछेंगे तो 1 साल आगे का होगा। क्लियर है? ओके। ये सीबीएसई में सीसीई को लागू करने की बातें कही गई, लेकिन ध्यान दो, वर्ष 2007 में सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था और इस सर्कुलर में उन्होंने कहा कि एक समान मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए। ठीक है, एक समान मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? जैसे ही आप सीसीई लागू करोगे, सीसीई में आंतरिक जांचें व्यापक हो जाएगी ना, सीसीई के अंदर पोर्टफोलियो फाइल्स वगैरह का उपयोग ज्यादा होने लगेगा। ऐसे में विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में भिन्नताएं आने लग गई। किसी विद्यालय में मूल्यांकन अलग तरीके से हो रहा है, किसी विद्यालय में मूल्यांकन अलग तरीके से हो रहा है। बच्चों के अंदर अंकों की विभिन्नताएं आने लग गई। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो उनको लगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने भी ये बात बोली है कि हालांकि सांगठनिक रूप से एक समान मूल्यांकन प्रणाली ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए। उन्होंने ये लाइन बोली है और 2017 में सीबीएसई को समझ में आ गई वो बात वापिस कि ये जो है इससे एक रूपता पूरे देश में नहीं रह रही है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के परिणाम सामने आ रहे हैं। तो फिर से 2017 में क्या कर दिया, एक समान मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी, यानी कि पिछले दरवाजे से सीसीई को बाहर कर दिया। इसी वजह से आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहीं पर भी सीसीई शब्द का उल्लेख नहीं है ना? नहीं तो सीसीई इतना बड़ा शब्द है, उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने पीछे के रास्ते से उसको बाहर कर दिया है। तो सीबीएसई ने किया क्या, वो देखो, क्लास 6 से लेके 8 तक सीबीएसई ने जो मूल्यांकन प्रणाली एक समान अपनाई है, लगभग वही जो हमारे दौर में हुआ करती थी, लगभग उसी को वापस अपना लिया है। इन्होंने कहा कि 2 टर्म में एग्जाम होगा, एक टर्म 1 और दूसरा टर्म 2। टर्म 1 का जो अंतिम योगात्मक मूल्यांकन है उसको उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा बताया था, और टर्म 2 का अंतिम योगात्मक मूल्यांकन है उसको वार्षिक परीक्षा बताया था। टर्म 1 के अंदर जो है आवधिक टेस्ट होंगे, आवधिक टेस्ट होने के साथ साथ नोटबुक चेक होती थी ना पहले, नोटबुक के नंबर मिलेंगे। एक इन्होंने नई चीज रखी है, विषय ज्ञान वृद्धि, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, विषय ज्ञान वृद्धि होगी, और अंतिम योगात्मक मूल्यांकन इसका क्या होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा। ये 10 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, और ये 80 नंबर का। इसी प्रकार टर्म 2 होगा जिसमें वार्षिक परीक्षा 80 की होगी, दोनों 5-5 के और 10 नंबर के मिला के 200 नंबर का बच्चे का एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो सिंपल सा वापस वही फॉर्मूला लेके आ गए। सीसी में ऐसा नहीं होता है। सीसी में क्या है, कंटिन्यूअस मूल्यांकन होता रहता है।
जो बीच में रचनात्मक मूल्यांकन है वो लगातार चलते रहते हैं, और ऐसे जो हैं उनको भी 3 बराबर टर्म में तोड़, जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान में 1 से 5 में ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, 3 भागों में तोड़ा हुआ है, तीनों में बराबर पार्ट से अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक समान मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने के लिए फिर से इस प्रणाली को लागू कर लिया। अब इन्होंने शैक्षिक पक्ष के मूल्यांकन के लिए 8 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई। कितनी अपनाई? 8 बिंदु। इसमें क्या क्या नाम दिया? A1, A2, B1, C1, C2, D और E। हमेशा एंड किस पे होगा? E पे। ठीक है, नंबर आप कर लेना 91 to 100, 81 to 90, ऐसे करते जाओगे। D पे क्या आएगा? 33 से 40। ये ध्यान रखना, कभी कभार प्रश्न आपके सामने आ जाता है डी से क्या तात्पर्य है, और जल्दीबाजी में आप कर देते हो 31 से 40। 31 से 40 नहीं है, क्या होगा? 33 से 40। अच्छा, यहां जो शब्द ई है इसके बारे में इन्होंने फेल नहीं लिखा है, क्योंकि फेल हो नहीं सकता। क्लास नीड इंप्रूवमेंट, ई शब्द के लिए क्या नाम लिखा है इन्होंने? नीड इंप्रूवमेंट, सुधार की जरूरत है। क्लास 6 से 8 के लिए हम शब्द फेल काम में नहीं ले सकते, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि बच्चों को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग करवाने का दायित्व किसका है? शिक्षक का। समझ रहे हैं? ये रहा क्लास 6 से 8। क्लास 6 से 8 में सह शैक्षिक पक्ष जो है, सह शैक्षिक पक्ष में 3 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई थी। कितनी थी? 3 बिंदु, A, B और C। ओके, अब बात करते हैं कक्षा 9 और 10 की। क्लास 9 में सेम वही बात है जो क्लास 8 में है, सेम, कोई फर्क नहीं है, वही 2 टर्म है, उसी प्रकार से वो, उसके अंदर जो शब्द ई है उसमें नीड इंप्रूवमेंट नहीं लिखा उन्होंने। उसमें इन्होंने लिखा कि इस शब्द को हम बहुत जल्द परिभाषित करेंगे। इस शब्द का मतलब हालांकि फेल नहीं है, लेकिन जिसको ई मिला है वो पास नहीं है। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं कि आप फेल हो, फिर भी आप फेल हो, ये बात वो कह रहे हैं। ई शब्द का मतलब हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कहें किसी को कि आप अनुत्तीर्ण हो गए, लेकिन हकीकत यही है कि आप अनुत्तीर्ण हो चुके हो। ये इन्होंने परिवर्तन किया है क्लास 9 में। क्लास 9 में दूसरा परिवर्तन यह है कि सह शैक्षिक जो पक्ष है उसमें 3 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली की जगह कितने बिंदु आ गई? 5 बिंदु, A, B, C, D और E। ओके, अब बात करते हैं क्लास 10 की। क्लास 10 में जो आपके अंक होंगे वो 80% अंक कहां से आएंगे? बाह्य परीक्षाओं से, और 20% अंक कहां से आएंगे? आंतरिक परीक्षाओं से। ठीक है, अब ये जो आंतरिक परीक्षा है वो तो वैसे ही होगी जैसे 9th क्लास की हो रही है, सेम उसी प्रकार से, लेकिन जो बाह्य परीक्षाओं से अंक आएंगे और मिलके जो आपका प्रगति पत्र बनेगा उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो कैसा होगा? इस बार इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम क्या कर दिया है? 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 और E। एंड हमेशा ई पर होगा, ये ध्यान रखना, ई पर एंड होगा। 9 बिंदु है तो D1, D2 हो जाएगा और ई हो जाएगा। 8 बिंदु है तो D होके ई हो जाएगा, एंड हमेशा ई पर होगा। ओके, अब यहां पे A1 का मतलब क्या बताऊं? यहां A1 का मतलब 91 से 100 नहीं है, पहले होता था, अब नहीं है। अभी भी 2022 का जो सिलेबस है CBSE का उसमें भी नहीं है, उसमें भी यही लिख रखा है। A1 से जो अंत तक ई तक आया है उसमें यही लिखा हुआ है कि वो टॉप 1/8 स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट का टॉप 1/8 ऑफ पास्ट स्टूडेंट, यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का टॉप 1/8। समझ रहे हो इसको? मान लो 1000 बच्चे हैं आपके पास, CBSE के पास 1000 बच्चे हैं, 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको ई आ गया। ई का इसमें भी स्टार लगा के यही लिखा है कि ई का मतलब हम बहुत जल्द बताएंगे, हालांकि हो तो फेल, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि तुम फेल हो। ठीक है, 1000 में से 200 को ये मिल गए, 800 बच्चे बचे हैं जो पास हुए हैं। तो जो 1 से लेके जिनकी 100 रैंक है, अब नंबर चाहे कितने ही हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप 1/8 1 से लेके जो 100 बच्चे हैं उनको A1 मिलेगा, 101 से जो 200 तक के बच्चे हैं उनको A2 मिलेगा। ऐसे नेक्स्ट 1/8 ऐसे करते करते आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। समझ गए? 10वीं क्लास में ग्रेडिंग प्रणाली कितने बिंदु है? 9 बिंदु। 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में A1 का मतलब क्या है? टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स। ओके, इसमें भी सह शैक्षिक पक्ष में कितने बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली है? 5। A, B, C, D और E। यह है CBSE में मूल्यांकन को लेकर। अब बात करते हैं राजस्थान की। देखिए राजस्थान में CCE कहां लागू है? राजस्थान में CCE कभी 6 से 8 और 10वीं क्लास में आया ही नहीं। प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक राज्य में CCE लागू है। तो उसके लिए बात करें, सबसे पहले वर्ष 2010 में अलवर और जयपुर, अलवर जिले की 40 ग्रामीण विद्यालयों में और जयपुर जिले के 20 शहरी विद्यालयों में CCE को लागू किया गया था। तो राजस्थान में CCE किस सत्र में लागू किया? वर्ष 2010-11। ठीक है, 2010-11 में राजस्थान में CCE को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जबकि सेंटर में CBSE में CCE एक साथ लागू किया गया था। 2004 में पूरे भारत की CBSE की सभी स्कूल्स में कक्षा 1 से 5 के लिए CCE लागू कर दिया गया था। राजस्थान में 2010-11 में CCE केवल अलवर जिले के 40 और जयपुर जिले के 20 स्कूल्स में ही लागू किया गया था। अब राजस्थान में जब ये CCE लागू किया, इसको चरणबद्ध तरीके से करने की बात कही। 2010-11 के बाद में 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 तक आते आते बहुत से हजारों में विद्यालयों में CCE लागू कर दिया गया। चरणबद्ध तरीके से जो ये CCE लागू किया, इस दौरान राज्य सरकार को ये लगा कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में, ध्यान देना इस बात को, प्राथमिक कक्षाओं में CCE को प्रभावी रूप से लागू करने तथा शिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाना, दोनों काम जरूरी है। हमने CCE तो लागू कर लिया, लेकिन हमारा शिक्षण जो है वो इस CCE के अकॉर्डिंग नहीं है, वो भी जरूरी है ना। हमारी शिक्षण प्रक्रिया उस CCE को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम CCE कैसे करेंगे? इसके लिए राज्य में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई और सबसे पहले 2015-16 में 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बीच में MOU हुआ और इन्होंने कहा कि हम मिलकर राज्य में क्वालिटी एजुकेशन स्थापित करेंगे। उसके लिए कार्यक्रम लाया गया। कार्यक्रम का नाम था स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE। वर्ष 2015-16 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, स्कूल शिक्षा परिषद, अभी स्कूल शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं इसको, उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद के नाम से जानते थे इसको। स्कूल, अब दोनों को माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल शिक्षा परिषद है, उनको मिलाकर केवल स्कूल शिक्षा परिषद कर दिया गया है। राजकीय स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, RSCERT, ये आपके SIERT लिखा होगा, उस समय SIERT के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? RSCERT। RSCERT उदयपुर, बौद्ध शिक्षा समिति, बौद्ध शिक्षा समिति तथा यूनिसेफ। अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यूनिसेफ। इन 5 संस्थाओं को एक साथ बिठाया राज्य सरकार ने कि राजस्थान के अंदर प्राथमिक स्तर के बच्चों में अच्छी एजुकेशन लानी है हमें, उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए कार्यक्रम लाना है, सघन रूप से CCE को लागू करना है। तो पूरे राज्य में CCE को सघन रूप से लागू करने के लिए 5 संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ। कौन कौन सी है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, दूसरी स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, RSCERT उदयपुर, बौद्ध शिक्षा समिति तथा यूनिसेफ। इनके बीच में MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
हम आपस में इस बात को लेकर सहमत हैं, एमओयू का मतलब यह है कि हम राज्य में SIQE लागू करेंगे, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। समझ गए? तो राजस्थान में स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कब आया गया था? 2015-16 में। कितनी संस्थाओं ने इसके लिए एमओयू किया था? 5। कौन कौन सी? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजकीय स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, RSCRT या SIERT उदयपुर, बौद्ध शिक्षा समिति तथा यूनिसेफ। कर लिया समझौता? बोले लागू करते हैं। ठीक है, लागू कर दो। इन्होंने SIQE लागू कर दिया। ध्यान देना, ये SIQE है, ये एक समन्वित कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? इंटीग्रेटेड। और इसको जब सबसे पहले लागू किया गया था तो आदर्श स्कूल योजना लाई गई थी। उस समय आदर्श स्कूल स्थापित किए गए थे। SIQE को लागू करने के लिए 2015-16 में आदर्श स्कूल लाए गए थे। या इसको जब लागू किया गया था वो कक्षा 1 से 12 ऐसा विद्यालय जिसके अंदर 1 से 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होंगे, जिसमें 1 से 5 चलती है, ऐसे इंटीग्रेटेड स्कूल में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। ध्यान देना, 1 से 5 में लागू नहीं किया गया था सबसे पहले इसे। 1 से 12 में करने का मकसद क्या रहा? यह मकसद रहा कि SIQE जैसा कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े MOUs हुए हैं, जिसका मूल मकसद यह है कि राजस्थान में क्वालिटी एजुकेशन स्थापित की जाए। और उस कार्यक्रम को यदि प्रभावी नेतृत्व नहीं मिला, उस कार्यक्रम को यदि सही सुविधाएं नहीं मिली, तो वो कार्यक्रम अपने प्रारंभिक चरण में ही मर जाएगा। इसलिए उसको लागू सिर्फ ऐसी जगह पर किया जाए जहां पे उसको नेतृत्व मिल सके, जहां पे उसको वो सुविधाएं मिल सके। इसलिए हमने किनको चुना? ऐसे विद्यालय जो 1 से 12 होंगे। 1 से 12 वाले जो विद्यालय हैं उस माध्यमिक, उनमें कक्षा 1 से 5 में कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? SIQE। क्योंकि क्लास 1 से 12 का जो प्रिंसिपल है वो RES, राजस्थान एजुकेशन सर्विस का एक अच्छा अधिकारी होता है, जिसमें नेतृत्व क्षमताएं ठीक होती। क्लास 1 से 12 के अंदर बड़े बड़े विद्यालय के अंदर हमें हॉल मिल जाएंगे, बड़े बड़े कमरे मिल जाएंगे, जिनमें हम लहर कक्ष, ABL कक्ष स्थापित कर सकते हैं। तो प्रारंभिक चरण में वहां पे हमें सुविधाएं मिल जाएगी। तीसरा कारण यह था कि कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को यदि हमने 1 से 12 वाले विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी, तो वो 6वीं क्लास में वहां पढ़ेगा, 7वीं में पढ़ेगा, उसका उस कक्षा में ठहराव सुनिश्चित होगा। ये 3-4 प्रमुख उद्देश्य थे, जिनकी वजह से शुरुआत में इस कार्यक्रम को केवल समन्वित विद्यालयों क्लास 1 से 12 या आदर्श विद्यालयों में लागू किया गया था। समझ गए? अब ये जो SIQE लागू किया था, इसमें था क्या? इसमें 2 कार्यक्रम सम्मिलित थे, इंटीग्रेटेड था। ये 2 कार्यक्रमों का समन्वय था। एक क्या था? ABL या CCP, और दूसरा क्या है? CCE, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण या गतिविधि आधारित शिक्षण। 2 नाम तो ये थे, गतिविधि आधारित शिक्षण या बाल केंद्रित शिक्षण। देखो ध्यान देना, क्लास 1 से 5 के लिए केंद्र राज्य सरकार ने यह कह दिया कि सभी जगह बच्चों का जो शिक्षण करवाया जाएगा अध्यापकों के द्वारा, उसके अंदर गतिविधियां निश्चित रूप से सम्मिलित होगी। उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्ष बनाए गए, ABL कक्ष। उसके लिए लहर कक्ष बनाए गए। कक्ष में क्या होता है कि एक बोर्ड बनाया जाता है पूरे दीवार पर। आप कभी देखना, कभी स्कूल्स गए हैं क्या? कोई 1 से 8 की स्कूल्स अभी वर्तमान में देखिए ये चीजें। आपने देखी होगी, बोर्ड तो कोई नहीं बनाता, लेकिन वो पेंट कर देते हैं। तो ब्लैक पेंट कर देंगे वो, और पेंट की वो हाइट है वो 3 फीट, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा वो उतना ही लगभग 3 फीट तक जाता है। वो 3-3.5 फीट से ऊपर उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए।
पूरे दीवार के ऊपर आपकी सारे 1 2 3 4 ये बारखड़ी वगैरह जो है वो सारी लिखी, एबीसीडी सब लिखी होनी चाहिए। उसके साथ साथ एबीसीडी के लिए और इन सब के लिए कुछ ऐसे उपकरण भी होने चाहिए उस विद्यालय में। उसके आधार पर बच्चों में वो शिक्षण करवाना है और साथ में खेल खेल में शिक्षण करवाना है। जैसे आजकल आप वीडियोस देखते हैं ना, एक शिक्षक आता है, वो अलग अलग गतिविधि करता है, फिर बच्चों से वो वैसी गतिविधि करवाता है और हम कहते हैं गजब का शिक्षक है, महान शिक्षक है ये। अरे ये महान इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने उसको कह दिया है कि गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। आज से 10 साल पहले कहाँ गए थे वो? अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो सरकार के वजह से कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखते होंगे गांवों में आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है कि स्कूल्स वगैरह में और बहुत जगह भामाशाह बहुत जम के पैसे दे रहे हैं ना, और कुछ लिमिटेड एरियाज हैं उन्हीं में दे रहे हैं। तो भामाशाह आज से 5-10 साल पहले पैसे तो उस समय भी उनके पास बहुत थे, 10 साल पहले क्यों नहीं दे रहे थे? अचानक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सीएसआर में केंद्र सरकार ने यह तय कर दिया है कि आपका जो नेट इनकम होगा उसका 2% हर हाल में आपको सामाजिक कार्य में खर्च करना होगा। दिखाना पड़ता है। जिनके 100 करोड़ की इनकम होती है, 50 करोड़ की इनकम होती है, और उनको यदि वो केंद्र को वो स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से 100 करोड़ में से 2 करोड़ उस कार्य के लिए खर्च करने ही होंगे। तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। इसके अंदर सरकारों की भी बड़ी भूमिकाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भामाशाह अपने आप जाग चुके हैं। तो यहां गतिविधि आधारित शिक्षण होगा, बाल केंद्रित शिक्षण होगा, उसके लिए एबीएल कक्ष होगा, उसके लिए लहर कक्ष होगा। अब ये इस प्रकार का जो शिक्षण करवाया जाएगा, इस प्रकार के शिक्षण के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी होगी? सतत और व्यापक। इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो वर्तमान में राजस्थान में सीसीई को किस कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है? एसआईक्यूई। एसआईक्यूई कार्यक्रम जो है उसके अंदर कितने कार्यक्रम सम्मिलित है? 2। पहला कौन सा है? एबीएल तथा सीसीपी। एबीएल का मतलब क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सीसीपी का मतलब क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और इन दोनों प्रकार से जो शिक्षण करवाया जाएगा उसके मूल्यांकन के लिए क्या होगा? सीसीई। ओके। राजस्थान में जो ये सीसीई लागू किया गया है उसमें समेटिव असेसमेंट पहले 4 हुआ करते थे, वर्तमान में आपके समेटिव असेसमेंट कितने होते हैं? 3 आवधिक परीक्षाएं होगी। 3 समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन होंगे और इनके बीच में जो ये शिक्षण प्रक्रिया चलेगी उसमें निरंतर क्या होता जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, ध्यान रखना। आपको कोई बताएगा 2 है, 5 है, 7 है। सरकार के द्वारा ऐसी कोई निर्धारित संख्या नहीं है। सरकार तो ये कहती है कि पूरे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार रोज फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 समेटिव असेसमेंट होने चाहिए। तो समेटिव असेसमेंट की संख्या कितनी है? 3। और पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या होता रहना चाहिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह है राजस्थान में सीसी। ओके। आज का क्लास मेरे हिसाब से सूचनात्मक ज्यादा रही है। ज्यादा हो गई क्या? चलें अभी 15-20 मिनट और। 15 मिनट की बात है, उसके बाद मैं वैसे ही जा रहा हूं। 10 बजे तक आपकी क्लास होगी ज्यादा से ज्यादा। अगला है टॉपिक एक पढ़ ही लेते हैं हम। एक उत्तम परीक्षण के गुण, एक अच्छे मूल्यांकन के गुण। अच्छे मूल्यांकन के गुण। ये देखो, यहां से एक प्रश्न मैंने कहा था कि पक्का हर पेपर में पूछा जाएगा, शायद पूछा गया था। एक आध पेपर से ऐसे थे जहां 2-2 भी पूछे गए थे। लगभग आपके रीट के हर एग्जाम, हर पेपर में इसका एक प्रश्न था 100%। और 1 या 2 पेपर ऐसे भी थे जिसमें 2-2 थे। हिंदी में भी था और पीछे सामाजिक विज्ञान में भी था या साइंस में भी था। समझो ये क्या है। अब हमें मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन की इतनी बातें कर ली हमने, तो हमें मूल्यांकन करने के लिए बहुत से उपकरण काम में लेने हैं। मूल्यांकन के लिए हमें बहुत सी तकनीकें बनानी है। तो जो उपकरण हम बनाएंगे, प्रश्न पत्र हमारा सबसे बड़ा उपकरण होता है, वही होता है ना। ये जो मूल्यांकन के उपकरण हम तैयार करेंगे, ये बढ़िया हो, ये उत्तम हो,
उसके लिए उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? दो प्रकार की विशेषताएं होती है इसमें, एक तकनीकी विशेषता और दूसरी व्यवहारिक विशेषता। हम मोटे रूप से तकनीकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तकनीकी विशेषताओं में सबसे पहली है वैधता, उसके बाद विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदकारिता, और मानकीकरण। ये 6 तकनीकी गुण होने चाहिए। एग्जाम में प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक सामान्य से प्रश्न जो आपके बिल्कुल सामान्य से पूछे गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे वो, कि एक अच्छे मूल्यांकन के अंदर कौन सी विशेषता होती है, कौन सी विशेषता नहीं होती है। वो तो बहुत आसान प्रश्न होगा। ज्यादातर के अंदर ऑप्शन में आता है जो नहीं होती है, उसमें या तो विषयनिष्ठता आता है, या आत्मनिष्ठता आता है, या व्यक्तिनिष्ठता आता है। उन तीनों का अंग्रेजी में एक ही मतलब है, सब्जेक्टिविटी। जनरली आपको जब प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूल्यांकन, एक अच्छे मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी तकनीकी विशेषता नहीं है। यह प्रश्न भी अभी इसमें आया था एक ना कोई एक एग्जाम में। उसमें ऑप्शन 3 तो इधर से देंगे, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। एक इधर से दे देगा मितव्ययता। यहां मितव्ययता प्रशासन में सरल हो, आसान हो, बोधगम्य हो, जो व्यवहारिक सी बातें होती है वो सारी इधर हो जाएगी। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये 6 ही हैं। कौन कौन से? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदकारिता और मानकीकरण। अब इनको समझो एक एक को, ये होते क्या है। सबसे पहला है वैधता। आवाज आ रही है? कम हुई है थोड़ी सी? आ रही है पीछे तक? मेरा ही गला बैठा है इसका मतलब। वैधता या वैलिडिटी, मतलब क्या है वैधता का समझना। वैधता का मतलब यह है कि जो प्रश्न पत्र आपको बनाया जा रहा है, जिस उद्देश्य को मापने के लिए जो प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है, यदि वो प्रश्न पत्र उसी उद्देश्य का मापन करे, तब हम मानेंगे कि वो प्रश्न पत्र क्या है, वैध है। एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको, तब समझ आएगा। जैसे मान लो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रायोगिक परीक्षण होना है, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षण जो करेंगे उसका मेन उद्देश्य है कि हम आपके मनोक्रियात्मक पक्ष को मापें। यही तो है ना, साइकोमोटर। हम देखें कि बच्चा जो है वो स्टेम काट रहा है, वो कितना बारीकी से काट पा रहा है, वो उसके अंदर के जो सेल्स वगैरह है उसको दिखा पाने में सक्षम है या नहीं है, उसके अंदर उसकी शारीरिक क्रियाएं जबरदस्त है कि नहीं है। तो मुख्य रूप से प्रायोगिक परीक्षण किस प्रकार के उद्देश्य को मापने के लिए किया जाता है, मनोक्रियात्मक। अब आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए आए गुरुजी, और आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उनको बिठाया, बढ़िया से चाय नाश्ता करवाया, और यहाँ से मदन जी और कौन से हलवाई और 2-3 जगह से मिठाई विठाई मंगवाई, आराम से बात की। फिर कहा कि सर देखो ऐसा है, हमारे बच्चे होशियार बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल इनको बिल्कुल नहीं आता, तो आप एक काम करो, प्रैक्टिकल एग्जाम लेने की जरूरत नहीं, आप तो पूछ लो। ईमानदारी से देना चाहिए, मार्क्स ईमानदारी से देना। जो बच्चा जितना ज्यादा बताए उतना उसके नंबर दे देना। आप इनका केवल वाइवा ले लो, प्रैक्टिकल वगैरह छोड़ो। तो गुरुजी ने सोचा बात तो सही है, बात तो बेचारा ईमानदारी की कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल करवाने के बजाय केवल वाइवा ले लिया, ठीक है। केवल क्वेश्चंस पूछ लिए, ये बताओ राइबोसोम क्या होता है, ये बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है। बच्चों से प्रश्न पूछ के उसके आधार पर उनको मार्क्स दे दिए। करना किस बात का था परीक्षण, मनोक्रियात्मक पक्ष का। कर लिया किस बात का परीक्षण, ज्ञानात्मक। तो क्या यह परीक्षण वैध है? नहीं। प्रायोगिक परीक्षण को बनाया इसलिए गया था ताकि बच्चे के मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य का मूल्यांकन किया जा सके। यदि प्रायोगिक परीक्षण उस मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य का मूल्यांकन करने में सफल नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि वो परीक्षण क्या होगा, अवैध होगा। तो वैधता का मतलब क्या है, सिंपल सा,
जिस उद्देश्य को मापने के लिए, जिस उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए कोई परीक्षण तैयार किया जाता है, यदि वह उसी उद्देश्य का मापन करने में या उसी उद्देश्य का मूल्यांकन करने में सफल है, मूल्यांकन करने में सफल है, तो ऐसा परीक्षण क्या कहलाएगा? वैध परीक्षण। यह परीक्षण की क्या होगी? वैधता। यह सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि परीक्षण में वैधता ही नहीं है तो फिर आगे की कोई चीज ले आओ, चाहे कोई मतलब नहीं है। परीक्षण की वैधता का मतलब परीक्षण की यथार्थता, एक्यूरेसी, परीक्षण में सत्यता, यहीं से सिद्ध होती है। यदि वेद नहीं है तो वो सत्य नहीं है, यदि वेद नहीं है तो वो यथार्थ नहीं है। यह पूछा जाता है आपसे कि परीक्षण की सत्यता से क्या तात्पर्य है? किससे तात्पर्य क्या है? वैधता से। वो परीक्षण ही झूठा है फिर तो। जिस उद्देश्य के लिए हम बना रहे हैं उसका यदि नहीं कर पा रहे हैं तो वो परीक्षण सच्चा है क्या? नहीं, वो अवैध है। फिर चाहे नीचे की कितनी भी क्वालिटीज ले लो आप, कोई मतलब नहीं है उस परीक्षण का। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके अंदर? वैधता। यदि वैधता होगी तो परीक्षण कैसा होगा? यथार्थ होगा। परीक्षण कैसा होगा? सत्य होगा। परीक्षण कैसा होगा? एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी होगी उसमें। जो हम चाह रहे हैं उसका परीक्षण वो करेगा। ओके, ये पहला गुण हुआ परीक्षण की वैधता का। दूसरा है विश्वसनीयता। अब चलो वैध है मान लो आपका प्रश्न पत्र, लेकिन बात करते हैं विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता का मतलब यह है कि मान लो आपका एक परीक्षण मैं ले रहा हूं, आप सभी का एक परीक्षण मैंने लिया और आपके अंदर ज्ञान उतना ही है जितना आज है। आज के 5 दिन बाद एक और प्रश्न पत्र मैंने किया और उसका परीक्षण लिया। उसके 5-7 दिन बाद में किसी और ने आपका उसी सब्जेक्ट से संबंधित परीक्षण किया। तो अलग अलग समय पर किसी एक परीक्षक या अलग अलग परीक्षकों द्वारा समान परिस्थिति समान होनी चाहिए, ध्यान रखना। समान परिस्थिति का मतलब यह है कि ज्ञान जितना आज आपको है, आज है, उतना ही उस दिन होना चाहिए। ज्ञान बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो नंबर बढ़ जाएंगे। समान परिस्थिति में अलग अलग परीक्षक द्वारा अलग अलग समय पर यदि परीक्षण किया जाए तो प्रत्येक समय पर यदि अंकों में एक समानता रह रही है, इसका मतलब आपका परीक्षण क्या है? विश्वसनीय है। यानी कि बार बार मूल्यांकन करोगे, लगातार मूल्यांकन करोगे तो भी अंकों के अंदर एक रूपता, एक समानता बिगड़नी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए उसके अंदर। जैसे आपके माइनर टेस्ट वगैरह होते हैं, तो माइनर टेस्ट के अंदर पहले टेस्ट में 86 आ रहे हैं, दूसरे में 88 आ रहे हैं, तीसरे में फिर 84 आ रहे हैं, 5वें में फिर 87 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये परीक्षण जो है वो विश्वसनीय है। लगभग उतने ही हमारे उसके आसपास नंबर आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, कभी बार ये होता है कि एक पेपर ऐसा होता है जो बहुत ईजी है, जिसमें नंबर आ गए 140 150 में से। दूसरा पेपर इतना टफ बना दिया, उसके अंदर नंबर आ गए 70। एक पेपर ऐसा था जिसके अंदर मैंने जो पढ़ा था सिर्फ वही आ गया, क्योंकि केवल एक ही टॉपिक में से सारे प्रश्न उठा लिए तो मेरे नंबर ज्यादा आ गए। लेकिन मेरा जो साथी है उसने वो टॉपिक और सारे टॉपिक बराबर पढ़े थे, इसलिए उसके नंबर कम आए, हालांकि वो मेरे से होशियार है। तो क्या वो परीक्षण विश्वसनीय है? नहीं। परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए 2 चीजें होनी जरूरी है। 2 चीजें होनी क्या जरूरी है? नंबर 1 वस्तुनिष्ठता और नंबर 2 नमूने की पर्याप्तता। समझो इस बात को। यदि आपका कॉपी चेक हो रही है निबंधात्मक प्रश्न में और किसी ऐसे शिक्षक के पास चली गई जिसको अभी भी गुस्सा आया हुआ है, तो नंबर कम मिलेंगे होंगे। अगली बार जब आपका परीक्षण होगा उसी शिक्षक के पास भी चली गई, लेकिन वो शिक्षक आज खुश है, तो नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। तो क्या आपके नंबरों में समानता रही है? नहीं। आज आपका जो टेस्ट हो रहा है उसके अंदर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं ज्यादातर ज्यामिति से,
ज्यादातर आपके बॉटनी वाले भाग से, लेकिन आपको केमिस्ट्री ठीक से आती है, बॉटनी से भर दिया पूरे पेपर को, आपके नंबर कम हो गए। अगला जो पेपर होगा ज्ञान उतना ही है, उसी सब्जेक्ट और उतने में से ही क्वेश्चंस पूछने हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ लिए केमिस्ट्री के ज्यादा, आपके नंबर ज्यादा आ गए। तो नंबरों में बराबरता रह रही है, बारंबारता रह रही है? नहीं। तो नंबर आपके हर समय एक समान बने रहे, इसके लिए दो गुण होने जरूरी है। नंबर 1, आपके मूल्यांकन में क्या होने चाहिए? वस्तुनिष्ठता। नंबर 2, आपके प्रश्न पत्र के अंदर नमूने की क्या होनी चाहिए? पर्याप्तता। पूरे सिलेबस के हर एक बिंदु में से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आपका जब हम टेस्ट बनाते हैं तो उस समय पूरे टॉपिक्स लिखते हैं, हर एक टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन यहां आएगा, 2 यहां से आएंगे, 3 यहां से आएंगे, तब जाके आपका माइनर टेस्ट विश्वसनीय बनता है। और अदरवाइज हमने यही कह दिया ठीक है एक पेपर बना दो, किसी ने उठाई किताब और टिक कर दी और एक ही जगह से आपके सारे प्रश्न दे दिए, विश्वसनीयता गायब हो जाएगी। तो विश्वसनीयता के लिए 2 शर्त होनी चाहिए। नंबर 1 वस्तुनिष्ठता, नंबर 2 नमूने की पर्याप्तता। अब ध्यान देना, विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि किसी परीक्षक या भिन्न भिन्न परीक्षक के द्वारा बार बार मूल्यांकन करने पर अंक एक समान आए, यानी कि क्या हो रही है? कंसिस्टेंसी इन स्कोर, अंकों की बारंबारता हो, आपका स्कोर जो है वो कंसिस्टेंट रहे हमेशा। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ढंग से पकड़ लेना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बार बार मूल्यांकन करने पर भी हर बार एक समान अंक प्राप्त हो रहे हैं, ये मूल्यांकन के किस गुण को दर्शाता है? विश्वसनीयता को। अलग अलग परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन करने पर भी अंकों में एक रूपता रह रही है, ये कौन सा गुण होगा? बताओ। मैं अलग अलग बार बार मूल्यांकन नहीं बोल रहा हूं। वेरी गुड। कौन सा होगा? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता में थोड़ा सा अंतर है। विश्वसनीयता के लिए वस्तुनिष्ठता का होना जरूरी है, ये इसका एसेंशियल पार्ट है, ध्यान देना। कभी कभार आपके प्रश्न आता है, बहुत बार डिलीट भी हुआ है, कभी कभार जब इस प्रकार का प्रश्न आता है और उसमें दोनों ऑप्शंस हो जाते हैं, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, और उसको यदि कोई अच्छा सा यहां से प्रूफ लिखा के भेजा जाए तो उस प्रश्न को उनको मजबूरन डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि विश्वसनीयता के अंदर वस्तुनिष्ठता सम्मिलित है। और वस्तुनिष्ठता का मतलब भी ऑलमोस्ट वैसा वैसा ही है जैसा विश्वसनीयता का। तो लैंग्वेज में कभी कभार दिक्कत आ जाती है, इसको आप ध्यान देना। विश्वसनीयता का मतलब तो यह है कि कंटिन्यूअस, बार बार लगातार मूल्यांकन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो अंकों में क्या रह रही है? बारंबारता, कंसिस्टेंसी इन स्कोर इंग्लिश में, ठीक है। लगातार मूल्यांकन करने पर भी अंक एक समान आ रहे हैं। और दूसरा है अगला आपका वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, इसको समझो। वस्तुनिष्ठता 2 प्रकार की होती है। देखो समझना इसको। एक तो आपके प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, दूसरा आपकी अंकन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? कि प्रश्न पत्र सभी को एक समान रूप से समझ में आना चाहिए। प्रश्न पत्र प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से समझ नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तो मुझे मेरे हिसाब से समझ आ रहा है, आप पढ़ रहे हो आप अपने हिसाब से समझ रहे हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। प्रश्न पत्र की लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अलग अलग बच्चा उसको अलग अलग रूप में समझे। इसके लिए जैसे यूपीएससी में पहले जो पेपर्स हुआ करते थे, अभी भी काफी सुधार किया, लेकिन 2013 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था यूपीएससी के लिए। उसमें पेपर आपके पूरे के पूरे इंग्लिश में बनते थे और उसका गूगल ट्रांसलेट हो जाता था हिंदी में। पेपर का गूगल ट्रांसलेट करके वो देते थे, जिसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द लिखे आते थे जिनका कोई अर्थ नहीं। प्लास्टिक को सुगट्टे लिख रहा है वहां पे वो प्लास्टिक बेचारा सुगट्टे आज तक नहीं पढ़ा हमने। प्लास्टिक लिखो ना वहां पे। एक वहां पे लोकल बॉडी,
स्थानीय शास्त्र जो निकाय होता है उसकी जगह लिख रहा है स्थानीय सौ, लोकल बॉडी स्थानीय सौ लिख रहा है, वो कैसे समझेगा अगला? ऐसी ऐसी लैंग्वेज अभी हमने भी गूगल ट्रांसलेट किया था एक बार, तो एक आपका सुंदरवन का डेल्टा था तो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऐसे सुंदरवन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, सच्चिया माता द ट्रुथ देवी जो मालूम माता जो द ट्रुथ मदर, तो ऐसे यदि हो जाएगा तो बेचारा जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो उसको ठीक से समझ पाएगा नहीं। यदि इंग्लिश की गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में ऐसे दोगे तो वो प्रश्न को बेचारा हिंदी मीडियम वाला समझ पाएगा नहीं। जब वो उसको एग्जैक्ट जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा समझ ही नहीं रहा है तो क्या उत्तर लिखेगा? नहीं। तो एटलीस्ट इसके अंदर व्यक्ति की नहीं चलनी चाहिए, किसकी चलनी चाहिए? वस्तु की, उस प्रश्न की चलनी चाहिए। प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा का वैसा प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, तब मानेंगे कि हम प्रश्न पत्र में क्या है? वस्तुनिष्ठता। क्लियर है? चलो, प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता तो हमने कर दी, लेकिन वही निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों के अंदर डिपेंड कर रहा है। गुस्सा आ रहा है तो नंबर नहीं आ रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रहा तो नंबर आ रहे हैं। तो अंकन प्रक्रिया आपकी जो है उसके अंदर भी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। यदि निबंधात्मक पेपर भी है तो भी आपको एक मॉडल आंसर बनाना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स लाने चाहिए कि एटलीस्ट आपके आंसर्स में ये 5 पॉइंट्स यदि आ रहे हैं तो बच्चे को इतने नंबर तो देने चाहिए। हमें उस व्यक्ति के प्रभाव को कम करना है, व्यक्ति के प्रभाव को कम करना है, वस्तुनिष्ठता को बढ़ाना है। उसके लिए मॉडल आंसर हो, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश हो, उसके अनुरूप अंकन प्रक्रिया अपनाई जाए। ठीक है? अंकन प्रक्रिया और प्रश्न पत्र दोनों के अंदर वस्तुनिष्ठता लागू होनी चाहिए। जब दोनों में प्रश्न वस्तुनिष्ठता होगी तो किसी भी परीक्षक के द्वारा यदि आप कॉपी चेक करवाओगे तो उस व्यक्ति के हर एक परीक्षक के द्वारा कॉपी चेक करने पर भी अंक हमेशा क्या आएंगे? बराबर। अंक एक समान, एक रूप आने चाहिए, अंकों में एक रूपता रहनी चाहिए, ध्यान रखो इसमें। वहां पे अंकों में बारंबारता, कंसिस्टेंसी इन स्कोर, यहां है यूनिफॉर्मिटी इन स्कोर। अंकों में एक रूपता रहनी चाहिए, समझ गए? तो ये 3 सबसे बड़े गुण हैं। सबसे पहला गुण कौन सा था? वैधता। वैधता में क्या है? जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन बनाया जाए उसी उद्देश्य का वो मूल्यांकन करे। दूसरा गुण कौन सा है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या है? बार बार अलग अलग एक ही परिस्थिति, समान परिस्थितियों में बार बार अलग अलग परीक्षक या सेम परीक्षक के द्वारा मूल्यांकन करने पर हर बार अंक क्या आने चाहिए? एक समान। यानी कि क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स। और अगला कौन सा है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में कितने प्रकार की होगी? 2। पहला क्या है? प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता और दूसरी अंकन की वस्तुनिष्ठता। यानी कि व्यक्ति का प्रभाव नहीं रहना चाहिए मूल्यांकन की प्रक्रिया में। जब व्यक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा तो अंकों में क्या रहेगी? एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी इन स्कोर। क्लियर है यहां तक? चलिए, चौथा है व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या है? देखो मत, किताब क्यों खोल लेते हो बार बार? बंद। जब तक नहीं कहूं तब तक मत खुलाओ। उस समय एक बार कहा, उसके बाद मतलब खुली रह गई। बताओ व्यापकता का मतलब कोई, या तो खुद आपको ही बताना पड़ेगा। ये एक इसमें तो कम से कम मतलब 100 हाथ खड़े होने चाहिए थे। केवल एक व्यापकता का मतलब कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 तो हैं, और कोई? पूरे मैटर को कवर करते हुए पेपर बनना चाहिए। बात सही है क्या? अरे अनुमोदन या प्रस्ताव ये तो कर सकते हो, इस बात के पक्ष में हो पूरे मैटर में से प्रश्न होने चाहिए। इसके विपक्ष में कितने हैं? देखें, हाथ खड़े करना। 1। आप क्यों हो विपक्ष में? सभी पक्षों का होना चाहिए। ये देखो ऐसा है, ये हम कोई एक परीक्षण बना रहे हैं, समझो इस बात को। हम एक परीक्षण बना रहे हैं, वो परीक्षण या तो ज्ञानात्मक पक्ष को मापन करने वाला होगा, वो तो वैधता पहले ही निर्धारित, वैधता में निर्धारित हो रहा है ना। वो तो अलग अलग उपकरणों के द्वारा हम शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं, समझ रहे हैं? इसके अंदर हमने निर्धारित कर दिया कि हमें पेपर बनाना है। अब पेपर तो निश्चित रूप से शैक्षिक का करेगा।
तो एक अच्छा पेपर बनाने के लिए क्या गुण होना चाहिए? व्यापकता होनी चाहिए। तो यहां व्यापकता का मतलब इन्होंने जो कहा है वो एग्जैक्ट ठीक है कि प्रश्न पत्र आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाला होना चाहिए। यदि आपने, वही बात है, केवल जैसे अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक पेपर हुआ था, लेब असिस्टेंट दे के आए थे आप में से भी, और उसमें एक बड़ा सा टॉपिक लिखा हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान, और आप लोग बड़े खुश होकर जा रहे थे, हम तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, हमारे यहां से 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक होंगे, ऐसे करके गए थे ना, और वहां जाके आपको देखा कि एक ही क्वेश्चन नहीं आया इस सिलेबस में से, तो आपने बाहर आते क्या बकवास पेपर है, ऐसे ही बोला ना, अच्छा पेपर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण नहीं था? व्यापकता का। तो एक अच्छे परीक्षण के लिए व्यापकता का गुण होना जरूरी है। व्यापकता का मतलब पूरे पाठ्यक्रम की समस्त विषय वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु आपके ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, अभी पढ़ेंगे हम आगे। इसको ब्लूप्रिंट में भी लिया जाता है। व्यापकता के बाद में अगला गुण क्या है? विभेदकारिता। हाथ खड़े करो, देखें कौन बताएगा। हाँ, पीछे से वो बताओ, देखे बड़ी मुश्किल से उस एरिया से हाथ खड़ा हुआ है। वेरी गुड। कोई इसके विरोध में, विपक्ष में कोई नहीं है, सब पक्ष में हो। देखो, विभेदकारिता सिंपल सी बात है, कठिनाई स्तर जो है सरल, औसत और जटिल, तीनों प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होने चाहिए, ताकि आप श्रेष्ठ, औसत व पिछले बच्चों के अंदर क्या कर सकें? विभेद कर सकें। जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था 2015 में, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर का, उस पेपर में सेकंड पेपर इतना इजी आ गया कि हर किसी के 260 नंबर आ रहे हैं, और बाहर आते ही कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, पढ़ने वाले बिना पढ़ने वाले बराबर हो गए, ऐसे बोलते हो ना। यानी कि विभेदकारिता का गुण ही नहीं रहा, और ये पेपर बकवास पेपर है। और उस पेपर में जिसके फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हुआ। अभी पॉलिटिकल साइंस कॉलेज प्रोफेसर, सेकंड पेपर इतना टफ कि किसी के 50 नंबर नहीं आ रहे हैं, 50 नंबर नहीं आ रहे हैं कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में, और वो सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में 35-40 जिसके नंबर आए वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। भारत का कोई मतलब नहीं रहा, हमने खूब पढ़ाई की लेकिन कोई मतलब नहीं रहा। उसमें भी वही बात, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले हो गए बराबर। तो विभेदकारिता का गुण खो दिया उसने। उसके अंदर सभी बच्चों को वो जो कुछ जनरल क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहे हैं। पहले वाले में इतना इजी कर दिया, सभी को आ रहे हैं, 2-4-5 टफ क्वेश्चन थे वो किसी को नहीं आ रहे हैं। तो श्रेष्ठ, औसत और पिछले बच्चों में यदि विभेद कर नहीं सकता आपका प्रश्न पत्र, तो अच्छा प्रश्न पत्र नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर किस बात को ध्यान दिया जाता है? कठिनाई स्तर, और कठिनाई स्तर को भी ब्लूप्रिंट में जगह दी जाती है, ध्यान देना, आगे पढ़ेंगे हम। विषय वस्तु को भी जगह दी जाती है और कठिनाई स्तर को भी दी जाती है। आपसे ऐसे प्रश्न आता है एग्जाम में, ब्लूप्रिंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है या कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो थोड़ा थोड़ा यहां ध्यान देना, आगे भी हम पढ़ेंगे। फिर अंतिम गुण क्या है? मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब यही है कि प्रश्न पत्र बनाने से पहले कुछ मानक तय होने चाहिए। प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ स्टैंडर्ड तय हों, मूल्यांकन की प्रक्रिया के कुछ स्टैंडर्ड तय होने चाहिए, ताकि आपके प्रश्न पत्र में उपरोक्त सारी चीजें सम्मिलित हो। इसलिए निर्धारित मानकों के अनुरूप आपका प्रश्न पत्र बनना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आपका प्रश्न पत्र एक अच्छा प्रश्न पत्र है। तो उत्तम परीक्षण के तकनीकी गुण कुल मिलाकर कितने हो गए? 6। सबसे पहला क्या था? वैधता। वैधता का मतलब क्या है? जिस उद्देश्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र बना रहे हैं उसी का मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरा क्या है? विश्वसनीयता। मतलब क्या है? बार बार मूल्यांकन करने पर भी अंक एक समान, यानी कि कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स। तीसरा क्या है? वस्तुनिष्ठता। कितने प्रकार की? 2। क्या क्या? प्रश्न पत्र और अंकन की वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया पर नहीं रहना चाहिए। अंकों में क्या रहनी चाहिए? एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी इन स्कोर्स। चौथा कौन सा है? व्यापकता। व्यापकता का मतलब संपूर्ण विषय वस्तु में से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब जैसे एक मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे,
एक प्रश्न बताओ, देखें आप। विभेदकारिता का मतलब क्या है कि औसत, सरल और कठिन प्रकार के प्रश्नों का सम्मिलित किया जाए ताकि विभिन्न प्रकार के विविध बच्चों के अंदर विभेद किया जा सके। और अंतिम क्या था? मानकीकरण। प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न आपको अपने उस हिसाब से करना है, पढ़ाऊंगा मैं आगे, फिर भी निबंधात्मक प्रश्न का गुण नहीं है। ऑप्शंस दे रहा हूं। नंबर 1 वस्तुनिष्ठता, नंबर 2 व्यापकता, नंबर 3 मौलिकता, सत्यकूट है। केवल एक वे दो, केवल दो, 1 2 वे 3। अब बताना, मैं पूछूं तब, इनमें से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, केवल एक के पक्ष में कितने हाथ खड़े करना? वेरी गुड, भारी मात्रा है। ऑप्शन बी, 1 वे 2 के पक्ष में कितने हैं? ठीक बात। ऑप्शन सी, केवल 2 के पक्ष में कोई नहीं है। चलो इसको तो पकड़ा आप सबने। ऑप्शन डी, 1 2 3। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा आपका? 1 वे 2। समझो इस बात को। निबंधात्मक प्रश्नों में व्यापकता का गुण नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। भाई निबंधात्मक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10। अब क्या 10 प्रश्नों से आप पूरे पाठ्यक्रम को निकाल सकते हो? नहीं ना। अच्छा, आप क्या करते हो? फाइनल ईयर का एग्जाम होता है या एमए का एग्जाम होता है, सर के पास सर लगा दो ना इंपॉर्टेंट, लगवाते हो ना, या वो 1 वीक सीरीज लेके आते हो, लाते हो ना, और उससे मार्क्स भी आते हैं, पास भी होते हो, टॉप भी करते हो। कारण क्या है कि पूरे विषय वस्तु में से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में करके दिखाओ, 2 मिनट में हवा निकल जाएगी आपकी। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में व्यापकता का गुण ज्यादा पाया जाता है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में व्यापकता का गुण कम पाया जाता है। अच्छा, निबंधात्मक में वस्तुनिष्ठता का गुण तो अपने आप कम पाया जाएगा, ये तो हमने बार बार किया है। और मौलिकता, निश्चित रूप से निबंधात्मक प्रश्नों में मौलिकता का गुण पाया जाएगा। बच्चा अपने खुद के विचार लिख सकेगा वहां पे, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में मौलिकता का गुण नहीं। ये पढ़ेंगे हम आगे। प्रश्न आपसे इसलिए करवाया कि आप खुद कैसे सोच पाते हैं। जब व्यापकता पढ़ लिया था, इतना आपको सोचना चाहिए था। चलिए अगली क्लास में